Hello champions, welcome to all of you. Here I am back to revise your all formulas for term 1 examination. So कैसी चल रही है प्रिपरेशन बच्चों? एक दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में. होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई होगी. तो फटाफट मेरे साथ फॉर्मूले रिवाइज कर लो क्योंकि कल तो हमको एग्ज़ाम देना है ना. तो एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं आप लोग? हो चुकी है आपकी प्रिपरेशन? होपफुली आपने सारे सैम्पल पेपर मेरे साथ सॉल्व कर लिए होंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना. ठीक है, तो फटाफट से हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, है ना. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूले अप्रॉक्स 3 टॉपिक से रिलेटेड हमने सारे फार्मूलाज हमने रिवाइज कर लिए थे, है ना. तो नेक्स्ट अब जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं उनसे रिलेटेड हम फॉर्मूले जो हैं आज के लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं. तो आज पूरे लेक्चर में हम सारे फॉर्मूले कंप्लीट करने वाले हैं. सो आर यू गेट रेडी गाइस? तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, तो आवर फोर्थ टॉपिक इज ट्रायंगल्स. आवर फोर्थ टॉपिक इज ट्रायंगल्स. ट्रायंगल से रिलेटेड बच्चों बहुत सारे हमको फॉर्मूले होते हैं, ठीक है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं. तो इसमें बेसिकली जो है दो ट्रायंगल को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करना आना चाहिए, ठीक है. इस चैप्टर में जो मेन है आपका बच्चों वो यही है कि आपको दो ट्रायंगल्स को आपको क्या करना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना आना चाहिए. अगर एक बार आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना, आप इस ट्रायंगल चैप्टर जो है इसका जो मजबूत पकड़ है, नींव आपकी मजबूत हो जाएगी, है ना. जो आपका बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा. सिर्फ आप सिमिलर प्रूफ करना आ गया आपको, तो ठीक है. तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्राइटेरिया होती है कि दो ट्रायंगल, ठीक है, दो ट्रायंगल. वैसे कोई भी पॉलीगॉन आप ले लो, कोई भी दो पॉलीगॉन्स को जब आप क्या करते हो, कोई भी एनी टू पॉलीगॉन्स को आप क्या करते हो, अगर सिमिलर प्रूफ करना है आपको, तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपको, आपके पास क्या होना चाहिए कि उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होना चाहिए. देन यू कैन से बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDF. ये दोनों सिमिलर तभी होंगे इफ, फर्स्ट पॉइंट, if and only if their फटाफट लिखते जाइए मेरे साथ, है ना. their corresponding angles are equal. corresponding angles are equal. corresponding angles जो हैं वो इक्वल होने चाहिए. सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, their corresponding sides are in the same ratio के होने चाहिए, ठीक है. उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. देन यू कैन से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDF. ओके चैंपियंस. तो ये अगर आपको दो चीज़ आपने समझ ली, किसी भी ट्रायंगल में ये दो चीज़ आपने पकड़ ली, तो आप क्या कर सकते हो, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो. अब मान लो कि क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन है कि कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, तो आप ये दोनों चीज़ें अप्लाई करके उनके एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो, या तो उनके साइड्स आपको फाइंड आउट करने को बोलेगा तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना. तो इस फर्स्ट फॉर्मूले से रिलेटेड आपके 3-4 टाइप के क्वेश्चन जो है, 3 to 4 टाइप्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो यूई ओनली फ्रॉम दिस फर्स्ट कंडीशन, ठीक है. तो सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट्स आर सिमिलर, है ना. अगर दो ट्रायंगल या दो पॉलीगॉन्स या फिर बहुत सारे पॉलीगॉन्स या बहुत सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे बट एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते. अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बट एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है. सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं कि माय मिस्टेक, ऑल कॉन्ग्रुएंट्स, अपॉलॉजी, है ना, अपॉलॉजी, माय मिस्टेक.
मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑल कॉन्ग्रेंट्स आर सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट मतलब उसके सारे साइड सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है दो ट्राइंगल्स तो वो सिमिलर भी कहलाएंगे, ठीक है, उनको आप सिमिलर बोल सकते हो। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया है कि triangle ABC is congruent to triangle EDF, then you can say both are similar. Is it clear? But you can't say if you have given triangle ABC is similar to triangle EDF, then you can't say triangle ABC is congruent to triangle EDF. अगर सिमिलर हैं तो आप उनको कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते, बट अगर कॉन्ग्रेंट है यू कैन से दे आर सिमिलर। इज इट क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर है बच्चों? ओके, बट नॉट वाइज वर्सा, ठीक है, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। ऑल कॉन्ग्रेंट्स आर सिमिलर बट नॉट ऑल सिमिलर्स आर कॉन्ग्रेंट। ऑपोजिट पॉसिबल नहीं है, नेवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर। सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको ट्राइंगल की बताते जा रहा हूँ जो कि आपको क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली बच्चों, ठीक है। थर्ड, जो कि थ्योरम्स के फॉर्म में दी रहती है आपके बुक्स में, है ना, सारे थ्योरम्स हैं जो एक प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी के तौर पे आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये ABC है, ठीक है, इस ABC का मैं एक मिड पॉइंट ले लिया हूँ E और F, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये EF जो है पैरेलल है BC के, EF जो है ये पैरेलल है BC के। तो जब EF पैरेलल होता है BC के तो इसके जो साइड्स का रेशियो है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मतलब AE अपॉन BE इज इक्वल टू AF अपॉन CF, है ना। इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। अगर आपको बोल रहा है कि इसके साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि EF इज पैरेलल टू BC। दोनों चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। इसमें भी आप लिख लो एंड वाइस वर्सा। क्या बोला मैंने कि अगर आपको बोल रहा है कि किसी ट्रायंगल के आपने क्या किया, मिड पॉइंट्स हो या व्हाटएवर, ठीक है, मिड पॉइंट्स नहीं होगा तब भी चलेगा, बट ये चीज़ याद रखना है कि अगर आप क्या करते हो, किसी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करके अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि थर्ड साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो वो क्या करेगा, उन दोनों साइड्स का रेशियो जो है इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? मतलब इक्वल रेशियो में इन दोनों साइड्स को क्या करेगा, ये वाली लाइन डिवाइड करेगी। मेरे कहने का मतलब ये है। और उल्टा भी पॉसिबल है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ये दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये वाली लाइन जो है इन दोनों साइड्स को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये वाली लाइन इस थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। उल्टा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, एक ट्रायंगल ABC, अगेन ABC तो फेवरेट है ना सबका। इसका मैं क्या कर दूं, एक मीडियन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, मीडियन ड्रॉ कर देता हूँ। इफ नहीं, मीडियन नहीं है, सॉरी, इफ AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यहाँ पे इफ AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर मतलब हमको पता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये जो है ये इस एंगल को, एंगल A को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है देन आप कह सकते हैं कि जो थर्ड साइड है इनका रेशियो जो है इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, BD बाय CD इज इक्वल टू AB बाय AC। इन दोनों साइड्स के ये वाला इनका जो रेशियो है इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर में क्या कह रहा है। वैसे आप ये सिमिलर वाला याद रखो बच्चों, सिमिलर से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये इससे अगर क्वेश्चन एक आध पूछ दिया तो बनना चाहिए, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ। तो इस थ्योरम में क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसका अगर मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक वर्टेक्स का मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, तो वो बाइसेक्टर जो है थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करेगा। तो थर्ड साइड को जिस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा, बाकी जो करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट साइड्स जो हैं उस एंगल के एडजेसेंट साइड्स के रेशियो भी क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे। इसमें मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़े होंगे, है ना।
मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि एक ट्रायंगल है, इसके एक साइड के मिड पॉइंट से मैं क्या करूं, मिड पॉइंट बना दूं और दूसरे साइड का भी मिड पॉइंट बना दूं, दोनों को मैं क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं। तो क्या बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम कि ये जो लाइन बनाई है हमने ज्वाइन करके दोनों मिड पॉइंट्स को, तो ये EF जो है वो क्या होता है, पैरेलल होता है BC के, एंड ऑल्सो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। दिस इज योर मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर आप एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते पैरेलल टू द थर्ड साइड, पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये क्या करेगा, सेकंड साइड को भी मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, तो वैसा भी पॉसिबल है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर नहीं है सर, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम। हाँ, तो फॉर्मूला नंबर 7 या प्रॉपर्टी नंबर 7 आप बोल सकते हो कि एक ट्रायंगल है ABC, है ना, एक ट्रायंगल क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, हाँ ये तो मिड पॉइंट थ्योरम वाला बता दिया ना मैं, नहीं ये वाला नहीं है, हो गया ट्रायंगल। अब आपको क्या कर रहा है, 3 लाइन्स है आपके पास, 3 लाइन्स है, यू हैव 3 लाइन्स, ऑल लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N, ये तीनों पैरेलल लाइन्स हमने ड्रॉ की। अब इसमें मैं जितने भी ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो क्या करेगा, हर एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये B लाइन है और ये D लाइन है, ठीक है। ये C, ये AB लाइन और CD लाइन, ठीक, ट्रांसवर्सल, ये E पॉइंट, ये F पॉइंट, ये D पॉइंट। तो जब भी ऐसा होता है, जितनी भी ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करोगी, ये इक्वल रेशियो में क्या करती है, काटते हुए जाती है, किसको, पैरेलल लाइंस को। तो इसका मतलब क्या है, PQ अपॉन QR इज इक्वल टू EF अपॉन FG, ठीक है। सॉरी, हाँ यहाँ पे D नहीं है, यहाँ पे G है, EFG, क्योंकि D तो यहाँ है। तो EF अपॉन FG इक्वल रेशियो में क्या करता है, ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 7th नंबर क्या बोल रहे हैं, इसमें आपको क्राइटेरिया पढ़ना पड़ता है सिमिलर प्रूफ करने के लिए। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDF, ये दोनों ट्राइंगल तभी सिमिलर होंगे इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सा होता है, AAA क्राइटेरिया, है ना। सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है, AA क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया क्या होता है, SSS क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया क्या होता है, SSS क्राइटेरिया, ठीक है। तो कैसे लगाना है, या तो दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या तो 2 एंगल भी अगर इक्वल होंगे तब भी मैं AA क्राइटेरिया से उसको सिमिलर लिख सकता हूँ। और SSS क्राइटेरिया क्या होता है कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है इक्वल होना चाहिए। समझ में आया, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, देन यू कैन से सिमिलर, देन यू कैन से दे आर सिमिलर, अदरवाइज नो। ओके, नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी इज वही कहानी है। 8th प्रॉपर्टी में 2 ट्रायंगल, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ABC, ये भी एक प्रॉपर्टी बोल रहा है, इसको चलो हम ले लेते हैं EDF। तो इसमें मान लेते हैं हम एंगल B जो है एंगल D के इक्वल है ना। अब एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और साथ में इनका रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लेंगे, इस एंगल के एडजेसेंट साइड्स लेंगे, ठीक है। तो ये AB अपॉन ED इज इक्वल टू BC अपॉन DF, ठीक है। इस एंगल के ही एडजेसेंट आपको साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। देन यू कैन से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDF। ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या क्या है, और भी है, बहुत सारी है, बताते जा रहा हूँ मैं। चलिए अगेन ये देखो, सेम 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमको क्या गिवन है,
हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल एंगल्स इक्वल है, मतलब एंगल ए जो है एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है, और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ट्रिपल ए से हम लिख सकते हैं कि सिमिलर है, तो सिमिलर तो होगा, ठीक है। देन इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, तो वो भी लिख लेता हूँ मैं। अगर सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकता हूँ, ए बी बाय ई डी इज इक्वल टू बी सी बाय डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाय ई एफ। बट इसमें बोल रहा है कि अगर मैं इसका क्या ड्रॉ कर दूँ, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूँ या मीडियन ड्रॉ कर दूँ, दोनों के केस में ही लगेगा, एल्टीट्यूड हो चाहे मीडियन हो, ठीक है। यहाँ पे मैं डी और यहाँ पे जी दे देता हूँ, तो इस केस में इनके एल्टीट्यूड या मीडियन का रेशियो भी इस करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब ए डी जो है वो ई जी के इक्वल हो जाएगा। अगर ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए देन यू कैन से बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। देन आप अप्लाई कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते हो। अब इसमें बोल रहे हैं कि अगर मैं इसमें मीडियन या उसका क्या ड्रॉ कर दूँ, मीडियन ड्रॉ कर दूँ, है ना, तो उस मीडियन, उन दोनों के मीडियन का रेशियो भी इस करस्पॉन्डिंग साइड से क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। एल्टीट्यूड भी, ठीक है, एल्टीट्यूड भी अगर होगा तब भी आप इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें, ये थ्योरम्स जो हैं आपको टोटल 9 हैं, याद करना है, जिससे आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या, और टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 5, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सैम्पल पेपर में, तो ट्रिग्नोमेट्री की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमको पता है ट्रिग्नो मतलब ट्राई मतलब 3, गोन मतलब क्या होता है, एंगल। तो 3 एंगल्स की कहानी होती है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ए बी सी, इसमें भी मैं ए बी सी, ये भी ए बी सी है, वो भी ए बी सी है। बट अगर ये देखिए राइट एंगल है कहाँ पे, सी पे, अगर मैं थीटा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और इसमें यहाँ पे थीटा ड्रॉ करता हूँ, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, है ना। परपेंडिकुलर और बेस को हमको डिसाइड करना पड़ता है। दोनों में हाइपोटेन्यूज कौन है, दोनों में हाइपोटेन्यूज ए बी है, ठीक है। पर फर्स्ट का परपेंडिकुलर P1 एंड फर्स्ट का बेस कौन होगा, B1, टेल मी। फर्स्ट का सेकंड का परपेंडिकुलर P2, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड डायग्राम है। सेकंड का बेस B2 कौन होगा, चलिए बताइए कैसे डिसाइड करेंगे। हाइपोटेन्यूज इज फिक्स फॉर बोथ। परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे, इस एंगल के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर बताते हैं कि थीटा कहाँ पे बन रहा है। थीटा यहाँ पे बन रहा है तो इसके ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट साइड कौन है, BC, तो ये BC इसका परपेंडिकुलर हो गया। अब इस केस में देखो परपेंडिकुलर कौन है, ये थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसका ऑपोजिट साइड AC है, तो इसका परपेंडिकुलर AC हो गया। समझ में आया? ये थीटा एंगल पे डिपेंड करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। अब इसमें बेस कौन हो गया, इसके साथ वाला एडजेसेंट, एंगल के एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेस AC बन गया और इसमें बेस BC बन गया। समझ में ये कहानी? उसके बाद हमको सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए, साइन थीटा के, कॉस थीटा के, टेन थीटा के, कॉट थीटा के, वगैरह वगैरह। टोटल 6 क्वांटिटीज़ है ना, 6 रेशियोज है ना। क्या क्या है, 3 के हमको याद रखने हैं, बाकी तो 3 ऑपोजिट होते हैं। साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल होता है। चलिए बताते जाता हूँ कैसे फॉर्मूला लर्न करते हैं। P H B, दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक, है ना। P/H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है, साइन थीटा का। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है, कॉस थीटा का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, टेन थीटा का। लर्न हो गया। PBP अपॉन HHB, वेरी इजी। अब हमको ये पता होना चाहिए कौन किसका रेसिप्रोकल है। साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है ना। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, सेक थीटा। सेकेंड थीटा जिसको हम बोलते हैं कोसेकेंड थीटा बोलते हैं, है ना, ठीक।
और टेन थीटा का ऑपोजिट कौन है, 1/cot थीटा, ये ऑपोजिट पता होना चाहिए। तो जब हमको cos एक थीटा sec थीटा cot थीटा इनका फार्मूला हमको लगाना है तो उनका फार्मूला अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं, इसका उल्टा करते जाना। समझ में आया? जैसे मान लो sin थीटा की वैल्यू हो रही है 1/2, तो cosec थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इज इट क्लियर? इसमें और क्या चीज़ लर्न करने को है, इसमें एक चीज़ और लर्न करने को है। tan थीटा का फॉर्मूला हो जाता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? फटाक से कमेंट करो। इसका रेसिप्रोकल है, क्या हो जाएगा? cos थीटा बाय sin थीटा। फटाफट से नोट कीजिए, मेरे मार्कर की इंक भी खत्म हो गई तो इसमें इंक डालना पड़ेगा मुझे, और जब तक आप नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है? चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, है ना। tan थीटा cot थीटा का फॉर्मूला हमने देख लिया था। अब इसमें कुछ जो है कुछ आपसे पूछा जाता है कि sin थीटा की वैल्यू जो है कहाँ कहाँ तक लिमिटेड है, तो आपको पता होना चाहिए 0 से लेके 1 तक की वैल्यू होती है sin थीटा की, है ना। 0 मिनिमम वैल्यू होती है, 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। सिमिलरली या फिर cosec थीटा की भी यही होती है, cosec थीटा बोल रहा हूँ, cos थीटा की, ठीक है, cos थीटा की भी यही होती है। थर्ड आप याद रखिए sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए? मिनिमम वैल्यू 1 होती है sec थीटा की और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है। सिमिलरली फॉर cosec थीटा, मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। कैसे पता चला? इनका रेसिप्रोकल कर दिए। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 होगा, है ना। रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, ये साइन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे करके लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए 90 माइनस थीटा जो है फॉर्मूला क्या होता है सब में। चलिए सबका फॉर्मूला बताते जाइए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, है ना। ये चेंजिंग प्रॉपर्टीज है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा देन? टेन थीटा। फटाफट से बताइए। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉसेक थीटा। यही दोनों तो बचे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? कोरिलेट होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये आपको लर्न रहना चाहिए क्योंकि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में काम आने वाला है। आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में आपको अप्लाई करने में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके सैम्पल पेपर में मैंने करवाया था। और अब आपको आइडेंटिटीज़, 3 मेन आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो 3 आइडेंटिटीज़ वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको हम बहुत तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं बस, आप मेन याद रखिए, उसके बाद आप यू कैन अप्लाई एनीवे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ट्रांसपोजिंग, है ना। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 मेन आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो फटाफट से लर्न करते जाइए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन तो सॉल्व करवा चुका हूँ मैं आपको इसके बेसिस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। पक्का? ट्रिग्नोमेट्री इज ओवर, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। हमारा 6th टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या फॉर्मूला है सर? ये तो बहुत इजी है, बच्चे इसको बहुत इजी समझते हैं इतना भी आसान नहीं है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले इसका बेस्ट फॉर्मूला तो सबको लर्न रहता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट PE इज इक्वल टू क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना। यही होता है। जैसे कि एक क्या है, हमारे पास कॉइन है, कॉइन को मैंने क्या किया? टॉस किया, तो कॉइन में या तो क्या आएगा? हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है कितनी हो गई? 2,
या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, प्रोबेबिलिटी तो 2 हो गई। पर उनमें से मुझे टेल चाहिए, तो टेल तो एक ही बार आ सकता है ना, तो फेवरेबल हमारा क्या हो गया 1, टोटल कितना हो गया 2, तो 1/2 इज योर प्रोबेबिलिटी। ऐसे करते हैं, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी होती है? नेवर, नेवर। प्रोबेबिलिटी, कोई सी भी प्रोबेबिलिटी जो हो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है तो 0 के इक्वल होती है। 0 के इक्वल कब होगी? जब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है बिल्कुल ना कर रहे हो आप प्रोबेबिलिटी, अभी लिखवाऊंगा मैं जीरो प्रोबेबिलिटी कब होगी, ठीक है। जब आप उसमें कुछ इवेंट ही नहीं निकाल रहे हैं तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी ना। और 1 के इक्वल कब होगी? या 0 और 1 के बीच में तो होती ही है हमेशा कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, पर 1 के इक्वल कब होगी? जब आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम्स इक्वल हो जाए। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी? सोचिए, दिमाग लगाइए, है ना। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, इसमें हम क्या करते हैं? नॉट वाले केसेस आते हैं। नॉट वाले, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को मैंने जैसे कॉइन वाला एग्जांपल दिया था, अभी कॉइन को टॉस किया और कॉइन को टॉस किया तो कॉइन में हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी को मैं क्या लिखूंगा? ऐसे लिखता हूं, PE बार के फॉर्म में। तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा बेटर है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा? 1 से माइनस कर दूंगा। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2, 1 - 1/2, ऐसे सॉल्व कर लूँगा। इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इवेंट के होने और इवेंट के ना होने, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करोगे तो 1 के इक्वल आ जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। देखो 1 कब आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, जब इवेंट है मतलब होगा तब आपकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल की मतलब वहां से कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, वहां से कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया, हेड और टेल दोनों आना चाहिए, दैट इज इम्पॉसिबल, है ना, हेड और टेल दोनों नहीं आ सकता, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तब उसका जो है प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये याद रखना है कि 0 प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? इम्पॉसिबल इवेंट की, और 1 किसकी होती है? श्योर इवेंट की। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ये बता चुका हूँ मैं। एक जो है ऑल द आउटकम्स, ना आने का आउटकम्स भी होगा और आने का भी आउटकम्स होगा, सबको जब मैं ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ये सारे 5 पॉइंट जो है पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में इतना ही है बस, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 7th टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये थोड़ा सा क्या है, बच्चों को कम समझ में आता है, तो इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा बच्चों आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एंड वाई। इस एक्स को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। वाई को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। ये पता होना चाहिए। किसी भी पॉइंट का जो है, हमेशा कोई भी पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस में जाएगी, ये वाई एक्सिस में जाएगी। इतना तो सबको पता है, पर ये बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है, इसीलिए बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप रॉन्ग कर बैठेंगे। उसमें पूछ देगा एब्सिसा वैल्यू बताइए, तो एब्सिसा पता होना चाहिए किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को, ठीक है। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज क्या है? अगर इस पॉइंट का मैं क्या करूं, इस पॉइंट का, ये पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स एंड वाई। अब इसका मुझे क्या करना है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे कहीं पे P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई। अब मुझे बताइए इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस बताना है, एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? जल्दी से बताइए। ऐसे क्वेश्चंस करवाया मैंने सैम्पल पेपर में,
देखो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये है, जो कि किसके इक्वल है, वाई एक्सिस के इक्वल है, और वाई में कितना आ रहा है, वाई आ रहा है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, वाई के इक्वल। और देखिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है ये यहाँ से ऐसे मेजर करोगे, जो कि कितना आ रहा है, एक्स एक्सिस में वैल्यू शो कर रही है हमारे एक्स एक्सिस के वैल्यू के बराबर, मतलब एक्स हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से देखिए कितना डिस्टेंस पर है, जितना वाई एक्सिस में आप जाएंगे, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, जितना आप एक्स एक्सिस में जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इसलिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गया वाई कोऑर्डिनेट एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एब्सिसा ऑर्डिनेट इज द इंपॉर्टेंट, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, समझ लीजिए, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है दोनों में से किसी एक में से। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मैं आपको बोलूँ कि कोई भी पॉइंट है पी पॉइंट का पी पॉइंट के आप क्या कीजिए, कोऑर्डिनेट बताइए इन एक्स एक्सिस, है ना, और वाई एक्सिस में भी बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो जब एक्स एक्सिस में चलेगा, मान लो यहाँ पे कहीं पे पी पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स में तो वैल्यू मिल रही है, पर वाई में कहीं पे जा रहा है क्या, वो ऊपर वाई एक्सिस में जा रहा है क्या, ये पॉइंट नहीं जा रहा है, मतलब वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसी को अगर मैं वाई एक्सिस में कहीं पे पॉइंट बनाऊँ पी, तो इसका आपको बताना है तो क्या बनेगा, 0, वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस में कहीं नहीं जा रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो सिर्फ ऊपर जा रहा है ये पॉइंट, तो इसीलिए 0, वाई। कोऑर्डिनेट बनाना समझ में आ गया, एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट पूछेगा तो x, 0, और वाई एक्सिस में बोलेगा तो 0, वाई। ठीक है, अगेन है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला है, मान लो ये p पॉइंट है, x1, y1 एंड q पॉइंट है, x2, y2, है ना, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x1, y1 एंड x2, y2। ठीक, अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब पी क्यू डिस्टेंस पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। इससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किया है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, 2 पॉइंट का डिस्टेंस हो गया। मान लो कि ये एक P पॉइंट है, अब आपको क्या कर रहा है, इसको ओरिजिन से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोल रहा है। ओरिजिन मतलब 0, 0 होता है, तो ओरिजिन से जब डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, ये x, y है इसका, तो PO जो है डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x² प्लस y²। करके देख लो, यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, x2 माइनस 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, x² होगा, 0 माइनस y का होल स्क्वायर कितना होगा, y² होगा। सेम फार्मूला है, ठीक है, तो अलग से रटने की जरूरत नहीं है, आप ये एक फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, मान लो कि ये एक लाइन है ए एंड बी, एक लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट है आपके x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, m1 रेस टू m2 में क्या कर रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, बाइसेक्शन फार्मूला लगेगा। अब बाइसेक्शन फार्मूला से क्या क्या पूछा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स बताइए, या फिर पूछा कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा और आपसे पूछेगा कि कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब m1 रेस टू m2 फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। तो ये सारी चीज़ें बोल सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, m2x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है, ये होता है फॉर्मूला। तो ये जो है ये x कोऑर्डिनेट है तो इस x के इक्वल होगा, और ये y कोऑर्डिनेट है तो y के इक्वल होगा। इस तरह से p कोऑर्डिनेट आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, इस x के इक्वल कर दो और इसको y के इक्वल कर दो, x और y की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ तो x और y की वैल्यू मान लो दी हुई है, तो आपको m1 रेस टू m2 फाइंड आउट करने बोल रहा है। सेम फॉर्मूला लगाना है, ये इक्वल ये इक्वल ये लिख के m1 और m2 की वैल्यू, 2 इक्वेशन मिल जाएगा, m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है। मान लेते हैं अगर मिड पॉइंट पे कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट पे कर रहे हैं तो 1 रेस टू 1 हो जाएगा। तो 1 रेस टू 1 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर मिड पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट है
एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हुए ए बी सी कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिए हुए x1 कॉमा y1, बी का है x2 कॉमा y2 और सी का है x3 कॉमा y3, ठीक है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें पूछेगा, फर्स्ट पूछेगा सेंट्रॉइड, थोड़ा सा रब कर लिया जाए, है ना, यही लास्ट टॉपिक है बच्चों, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद आपके फॉर्मूले जो हैं ओवर हो जाएंगे। क्लियर है कि और भी फॉर्मूले हैं? हाँ और भी फॉर्मूले, और एक टॉपिक है, मैं तो भूल ही गया था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हाँ चलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। चलिए बच्चों, तो हम क्या पढ़ रहे थे, 7th फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्या था, एक ट्रायंगल के अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 कॉमा y1, बी x2 कॉमा y2 एंड सी x3 कॉमा y3, तो इसमें दो चीज़ें पूछ सकता है आपसे, या तो सेंट्रॉइड पूछेगा आपसे कि ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बताइए। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है बच्चों, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, बहुत ही ईजी है। क्या करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछ सकता है, एरिया, है ना, इस ट्रायंगल का एरिया पूछ सकता है आपसे। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाना भी बहुत ईजी है, हाफ लिखो, मॉड लगा दो। इस मॉड का मतलब होता है कि इसमें आंसर जो भी अगर नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव करके आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 पकड़ा आपने, इसका अगर आपने x1 लिया तो ये y2 और y3 लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, y2 माइनस y3। देखो फॉर्मूला लर्न करने का एकदम ईजी तरीका है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट x2 पकड़िए, x2 पकड़ेंगे तो y3 y1, मतलब y1 माइनस y3 या y3 माइनस y1, है ना, सीक्वेंस में चलते हैं, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1। नेक्स्ट x3 लेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 माइनस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, मॉड क्लोज कर देना है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। थर्ड इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें बोल देगा कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, आर कोलिनियर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर बोल देगा, ठीक है। तो एरिया जो है अगर कोलिनियर हो गया, मान लो कोलिनियर मतलब क्या होता है बच्चों, एक ही लाइन में होना, है ना, कोलिनियर मतलब सेम लाइन में होना। तो अगर तीनों पॉइंट सेम लाइन में, तो क्या वो ट्रायंगल बन सकता है, नहीं बन सकता, इसलिए ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 0, मतलब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 2 जो है उधर जाके 0 बन जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, x इंटू वाई माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 करके आपको इनकी वैल्यूज़ बताना पूछा है या कुछ भी पूछा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से इस ट्रायंगल के अगर कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है तो उससे ये तीन चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। होपफुली ये लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पकड़े हम। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका 8th नंबर टॉपिक। 8th नंबर टॉपिक, टोटल 8 चैप्टर्स आ रहे हैं ना हमारे, तो हमारा 8th नंबर टॉपिक है जो मैं भूल गया था बच्चों, कितनी बड़ी गलती होने को जा रही थी अभी, है ना। क्या था 8th नंबर टॉपिक हमारा, क्या था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब ये तो बहुत इजी है बच्चों, है ना, इसके क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। तो क्या क्या फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सरकमफ्रेंस का आपको पता होना चाहिए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पता होना चाहिए, है ना, क्या होता है 2πr, है ना। एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है πr²। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का पता होना चाहिए, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, जो एरिया ऑफ सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, πr²/2 कर दो। फोर्थ, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा πr²/4। क्यों किए π4, क्योंकि क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया है πr², तो फोर्थ पार्ट निकालना मतलब πr²/4। इतना तो सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
अब इसमें नई कहानी क्या है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं मान लो, इस छोटे वाले का रेडियस है स्मॉल आर, बड़े वाले का रेडियस है कैपिटल आर। अब अगर आपसे एरिया इनक्लोज्ड पूछ रहा है, एरिया एनक्लोज्ड, इस दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ये, है ना। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, ठीक है। तो इनका अगर एरिया एनक्लोज्ड पूछ रहा है कि कितना एरिया जो है ये एनक्लोज हो रहा है, तब आप कैसे करेंगे, पाई फॉर्मूला क्या लगा देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल जो है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दो रेडियस है तो कैपिटल बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस। क्लियर है। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर में अब आप इसमें मान लो कि एक सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये सर्कल है, इस सर्कल में मैं क्या करता हूँ एक सेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज योर सेक्टर, इसका एंगल है थीटा, इसका रेडियस है आर मान लो, है ना। अब इस सेक्टर से रिलेटेड आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले फर्स्ट आपसे आर्क लेंथ पूछी जा सकती है इस सेक्टर की, है ना। आर्क लेंथ किसको बोलेंगे, दिस इज योर आर्क लेंथ, ठीक है। कहाँ से कहाँ, इसको ए दे देता हूँ, इसको बी, ये ओ। तो आर्क लेंथ मतलब ए बी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्लियर है। नेक्स्ट आर्क लेंथ अगर आपको पूरा सर्कल का पूछे तो आप 2 पाई आर लिखते हो, सेक्टर का पूछेगा तो क्या करेगा, थीटा बाय 360 से इंटू कर देना है, सिंपल है। अरे सिंपल है कि नहीं भाई, अरे बच्चों चलिए। पेरीमीटर अगर आपसे पूछता है, आपसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए आप क्या करोगे, ये पेरीमीटर मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये गए ये यहाँ तक, इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, आप आर गए, फिर इसके यहाँ से यहाँ तक तो ये है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, फिर प्लस यहाँ से यहाँ भी तो आए तो ये आर, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है 2r प्लस थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये कैपिटल आर होना चाहिए, मैंने स्मॉल आर लिख दिया गलती से। क्लियर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया। एंड थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला जो कि यहाँ पे ख़त्म होने को आ रहा है बच्चों, और आपका ये लेक्चर भी ख़त्म होने को आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री। अब एरिया बोला है तो एरिया मतलब सर्कल का एरिया इंटू कर देना है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे होता है फॉर्मूलों का किस्सा सिलसिला ख़त्म। आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से फोड़ू ना की अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, है ना। एकदम फोड़ के आना है बच्चों, एग्ज़ाम को एकदम फोड़ देना है ना। साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। एग्जाम को फोड़ के आना है, अच्छे से रीड करना है। पहले तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, देन पहले ऑप्शंस चेक करना है, क्या हमको बिना सॉल्व किए ऑप्शंस ऐसे ही मिल जा रहा है क्या, वो अप्रोच पहले करना है आपको, ठीक है बच्चों। तो चलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।